नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट दिन भर एक रेंज में रह गया मिहिर, जिसकी हम बात कर भी रहे थे और कल भी हमने ये बात आपके सामने भी रखी थी और आप भी बता रहे थे कि हाँ, इंडेक्स कहीं ना कहीं मैनेज होगा अलग अलग स्टॉक्स की वजह से, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव करना है। ये बाजार बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक शेयर अच्छा पकड़ना है, एक अच्छी न्यूज़ को फॉलो करना है और उसका असर आपको दिख जाएगा। ये दिख रहा है आपको आईटी के अंदर एक नेगेटिव खबर आई, 2 दिन से नहीं चल रहा। आपको दिख रहा है फार्मा के अंदर जहाँ पे अच्छी वैल्यू बाय दिख गई है। आपको दिख रहा है मेटल्स के अंदर जहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। तो ये आपको बिल्कुल पॉकेट टू पॉकेट ट्रेड करना होगा और ये हेल्प, और या फिर ये कहें कि जो पूरा ब्यौरा है वो हम आपके सामने रखते हैं। कई जानकार जोड़ते हैं टेक्निकल फंडामेंटल, ताकि आपको पूरी सहायता इसमें हम कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, एक बार आज के संकेत देख लेते हैं। पहले 5 पॉइंट जिस पे बाजार आज पूरी तरह से कल चलता हुआ दिखा। निफ्टी इस समय हरे निशान में है। सुन के आपको अच्छा लग रहा होगा, हमको भी अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि दिन भर के एक बड़े कंसोलिडेशन, आप 6 घंटे से बाजार देखिए, एक ऐसा ही कंसोलिडेशन था, उससे अब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 9680 पार करने पर ही पोजीशन को बढ़ाइएगा, नहीं तो नहीं। बेहद सीमित धारा है, ये हम पूरी तरह से कैलकुलेट करके आए। नेक्स्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, रियल्टी शेयर्स के अंदर आज तेजी वापस आई है। हालांकि इसमें भी आप बहुत स्पेसिफिक होंगे। एचडीएल जैसी बड़ी कंपनीज अभी भी लाल निशान में, लेकिन वैसे ज़्यादातर छोटी रियल एस्टेट कंपनीज ये बढ़कर कामकाज कर रही है। तीसरी अहम खबर, आईटी शेयरों में अच्छी गिरावट आज भी है। ज़्यादातर फ्रंट लाइन आईटी कंपनीज टूटे हुए हैं। विप्रो पे जो नेगेटिव खबर आई वो इसको अभी भी 2% नीचे रखे हुए हैं। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों से पॉजिटिव संकेत आए हैं। आज लगातार सुबह से ही 7 बजे से हम आपको बता रहे हैं यूके इलेक्शंस का लगातार अपडेट, और इसका आप असर भी देख पा रहे हैं कि आप अभी मार्केट को सहारा मिला यूरोप खुलने के बाद। विक्स करीब 1.5% नीचे है। ये बाजार के उल्टा चलता है। ये जब जब गिरेगा बाजार मजबूत होने के संकेत दे देगा। ये हमको समझ में आया इस पॉइंट से। बिल्कुल। इस बीच एक अहम खबर आ रही है और वो खबर है आधार से जुड़ी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईटी रिटर्न में आधार नंबर जो मैंडेटरी करने की सरकार की कोशिश थी, उस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। पार्शल स्टे दिया है, ये खबर आई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर केस था और इसे फिलहाल एक इंटरिम तौर पे एटलीस्ट इसे लागू होने से रोका गया है। ये खबर है, इस पर हम और विस्तार से आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस समय ये खबर है। नाउ कमिंग बैक टू इंडेक्स, ये देखिए कल भी हमारी यही बात हुई थी और आप शायद मुझे आज भी कर्ज कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, अंदर ही अंदर कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा मैं। नहीं कर सकते आप अंदर अंदर, लेकिन आपने ना निफ्टी ट्रेडर्स का बिजनेस छीन लिया एक्चुअली। कल जब से बोला है ना 30 पॉइंट निफ्टी नहीं हिल के रहा जी। कल पहले 30 पॉइंट तो हिलता था, तो उल्टा ये कहता हूं, अब वो 30 पॉइंट भी नहीं हिल रहा। मैं तो उल्टा ये कहता हूं कि बुल्स को उल्टा खुश होना चाहिए कि यहाँ पर भी देखिए हिल नहीं रहा है मार्केट, नहीं तो कितना हिलता है आपको पता है इस तरह के मार्केट में। लेकिन ये ठीक है। एक बार यूरोपियन मार्केट्स को देखते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम देखें, आज यहाँ पर जो हंग पार्लियामेंट का फैसला आया है यूके में, उसका सीधा इम्पैक्ट ब्रेक्जिट के इम्प्लीमेंटेशन पर होगा। और इसी वजह से आप देखिए यूरोपियन मार्केट सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि अब क्या है, ना ही क्लियर मेजोरिटी थेरेसा मे के पास है, तो खैर वो जो उनका गैम्बल था वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले ही बन गई हो, लेकिन एटलीस्ट उन्हें क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, राइट। अब इससे होगा क्या कि ब्रेक्जिट की टाइमलाइन से लेकर ब्रेक्जिट इटसेल्फ रीनेगोशिएट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स और उनके फ्यूचर्स सभी में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलरली यूएस में भी अगर आप देखें तो जो संकेत है इस समय वो पॉजिटिविटी के ही है, भले ही मामूली, लेकिन पॉजिटिविटी। तो ऐसे में एटलीस्ट कंसर्न बड़ी है नहीं। हमारे साथ अब राकेश बंसल हैं और शाइना मुकदम है, उनसे बात करते हैं। राकेश, शुक्रिया। अब देखिए आज के मार्केट को देखने का तरीका ही यह है, अगर आप डेली चार्ट पर क्लोजिंग बेसिस पर देखेंगे तो आज के मार्केट का एक्शन बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप निफ्टी को देखें या फिर सेंसेक्स को देखें तो इंट्राडे लो से ठीक रिकवरी दोनों ही इंडाइसेस ने दिखाई है। बिल्कुल मिहिर, इंट्राडे लो से दिखाया है। और दूसरा एक चीज़ और सामने आ रही है कि नीचे में 9600 एक अहम सपोर्ट है, और जिस तरीके से पैटर्न है मिहिर, ऐसा लगता नहीं है कि ये लेवल्स टूटेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें कि जो वीक सेक्टर है पीएसयू बैंकिंग, उसके अंदर भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। अगर उसमें गिरावट नहीं आती है तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव होगा। और दूसरा मीर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के सेशन में ये है कि मेटल्स ने अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है। जो वो कंसोलिडेशन में चले गए थे, ऐसा लग रहा है कि मेटल्स अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं, तो ये भी निफ्टी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आईटी की भी जो गिरावट है वो सीमित है इन्फोसिस तक।
जबकि छोटे मझोले मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं वो उस एक्सटेंड में गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इन्फोसिस की गिरावट जो है वो आईटी की गिरावट नहीं है, वो कंपनी स्पेसिफिक गिरावट है। और एज ऑफ नाउ रुझान पॉजिटिव है, फार्मा का भी रुझान पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि बाइंग करके चलना चाहिए। जिस तरीके से ट्रेंड है ऊपर में 9730 9750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 9750 भी बाजार के अंदर आएगा, लेकिन एक छोटा सा हर्डल अभी भी है और राकेश आपको फिर भी बताएंगे, वो 9680। एक बार ये पार हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा आपको। इस बीच में आपको दो ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग ऑप्शंस में भी होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे। एक बार 9600 की कॉल दिखाइए। देखिए बाजार रिकवर होके आ गया, लेकिन इस कॉल में ज़्यादा रिकवरी नहीं है। 9600 की कॉल अभी भी करीब 9% टोटल, यानी कि 12 रुपए के प्रीमियम के नीचे है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये तभी होगा जब एक बार हम 9680 ले आए, क्योंकि 9600 देखते देखते हमको 5 दिन हो गए हैं। ये टूट तो नहीं रहा, अच्छी बात है, लेकिन ऊपर भी तो नहीं जा रहा, जैसे मेरा आप कह भी रहते हैं। इसलिए इस कॉल के अंदर ना इंटरेस्ट खत्म हो रहा है आप लोगों का। अगर 5 दिन और ऐसे रह गए ना बाजार, तो आप ये 112 वाली जो कॉल है ना, ये 80 रुपए की भी हो जाएगी। एक बार 9800 की कॉल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने 35 रुपए पे आइडेंटिफाई की थी, और बाजार 5 दिन नहीं चलेगा तो इससे आपको पैसा बन जाएगा। आज ये 23 रुपए की हो गया, सुबह 20 रुपए की भी थी। तो बाजार के ना चलने से भी कॉल में भी बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि कॉल सिर्फ तेजी के लिए है, कॉल मंदी के लिए भी खेली जा सकती है, लेकिन आपको स्टडी करना पड़ेगा एक बार। जैसे 9680 पार होने पर ही कॉलें चलेंगी, जब तक 9680 पार नहीं होगा कॉल नहीं चलेंगी सर। देखिए वो मैं कल भी जो बात कर रहा था कि आप देखिए एक्चुअली मार्केट इस समय 9700 ऑन दी हायर साइड और 9500 ऑन दी लोअर साइड, इन दोनों लेवल्स पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यस, वो आपको पुट कॉल में भी दिख जाएगा, दिख रहा है बिल्कुल। अब जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है, अगर 9700 के ऊपर नहीं निकलता है तो कोई पॉजिटिव सरप्राइज क्रिएट नहीं होता है मार्केट के लिए, और 9500 के नीचे नहीं जाता है तो फिर बेयर्स को ग्रिप लेने का मौका नहीं मिलता। आज भी देखिए इनफैक्ट 9600 क्या बखूबी मार्केट ने डिफेंड किया है, बिल्कुल जो राकेश भी कह रहे थे। तो शाहीन ऐसे में फिर क्या करें ट्रेड, क्योंकि देखिए जो बायर है ना वो भी अब फिलहाल थोड़ा साइड पे है। अब उसको भी लग रहा है कि थोड़ा गिरेगा, थोड़ा हल्का होगा, तब मैं ले लेता हूँ। मिहिर आपकी बात एकदम आई टोटली एग्री विथ इट, क्योंकि ना कोई मंदी वाली बात आगे हमको दिखाई दे रही है और ना कोई तेजी वाली बात आगे इन द नियर टर्म दिखाई दे रही है। तो ये कंसोलिडेशन फेज में होगा। सो एज इन्वेस्टर्स मेरा ये मानना है कि मतलब जो चुने हुए हमको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनमें हर एक डिप जो भी थोड़ा बहुत आता है उसमें बाइंग करके विद अ 6 month to 1 year होल्डिंग हम कर सकते हैं। आई थिंक ट्रेडिंग इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। खैर इंडेक्स की ट्रेडिंग तो डिफिकल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 30 पॉइंट के लिए तरस जाएंगे, आप टर्मिनल पर बैठे बैठे आपको मिलेंगे नहीं, उससे 5 पॉइंट तो ब्रोकर ले जाएगा खर्चे के एक लॉट के ऊपर। राकेश बंसल तो जानती है 5 पॉइंट तो खर्चे के हैं राकेश। अच्छा बैंक निफ्टी पे क्या करें? आज का और कल के मूव में ना एक फर्क दिखा। कल क्योंकि एडजस्टमेंट थी, थर्सडे था, इसलिए बैंक निफ्टी टूट गया था लास्ट के घंटे में, लेकिन आज सुबह से अच्छा चल रहा है और इसने अपनी बढ़त को और बढ़ाया है। ये बैंकिंग स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई पे भी हैं। बैंक निफ्टी अभी करें क्या सर? बैंक निफ्टी बने नहीं क्या एक बार? डिम्पी ना सिर्फ बने रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है नई खरीदारी भी करनी चाहिए। ऊपर में 24,250 24,300 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखाने का दम रखता है, इसको खरीद के चलना चाहिए। ठीक है, एक बार पीएसयू बैंक्स को देखते हैं। अब निफ्टी बैंक की बात हुई है तो, क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूज़ फ्लो तो है। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत इस तरह का न्यूज़ फ्लो है कि कोई बड़ी दिशा बदल जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि सोमवार को फाइनेंस मिनिस्टर पीएसयू बैंकर्स के साथ बैठक करने वाले हैं और इसमें जो एनपीए मुख्य मुद्दा ही है, जो वो एनपीए का रहेगा। इस बार पॉलिसी स्टेटमेंट भी अगर आपने देखा हो तो उसमें यही था कि जिस तरह का एनपीए का ओवरहैंग है बैंक्स पर, इसके चलते जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसे भी पिकअप होने में समय लगेगा, क्योंकि बैंक्स इतने ज़्यादा कर नहीं रहे हैं लैंड इस समय। तो ये वित्त मंत्री सारे ही सरकारी बैंकों के प्रमुखों से बातचीत करने वाले हैं। आज एसबीआई की भी एक पीसी हुई थी, एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि जो क्वालिटी, देखिए क्वालिटी पेपर के लिए ना मार्केट में एपेटाइट इतनी, आप एसबीआई के क्यूआईपी को देखिए। आप जनरली इस तरह के लेवल में आप मतलब आज से 5-6 साल पहले का मार्केट, उसमें इतने हायर लेवल्स पे ना अगर कोई बड़ा 10-15 हज़ार करोड़ का इश्यू आने वाला हो तो उसका इम्पैक्ट सेकेंडरी मार्केट में दिखता था, लिक्विडिटी का। हाँ, सेकेंडरी मार्केट में दिखता था, लोग थोड़ा लिक्विडेट कर देते थे, पैसे जमा करते थे। अब आप देखिए एसबीआई 15,000 करोड़ का क्यूआईपी आया है और निकल गया है, किसी को पता भी नहीं चला है। 5 जून को खुला था। एक बार सुन लेते हैं अरुंधति भट्टाचार्य, एसबीआई चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा है। have successfully concluded India's largest ever QIP of over 15,000 crores. As you know, we launched it on the 5th of June and we closed it yesterday.
The book was oversubscribed, demand exceeded 27,000 crores. Exceptionally strong demand from long-only FIIs that came in at over 8,000 crores. Overall FII demand was 11,000 crores. We also saw very strong demand from DIIs amounting to 8,500 crores, excluding the one large DII. अब आप देखिए जो इनफैक्ट कहा अरुंधति जी ने, वो ही अपने आप में कितना बड़ा इंडिकेटर है। 15,000 करोड़ का QIP था, लेकिन टोटल डिमांड थी 27,000 करोड़ की। 27,000 करोड़ की। और बाजार बंद होने के बाद खुला और सुबह होते होते क्लोज भी हो गया था। ये हो गया 27,000 करोड़ उस दिन, जबकि जो अपर एस्टिमेट आया था सोर्स बेस वो ये था कि करीब 20,000 करोड़ जनरेट हुआ है, लेकिन 27,000 करोड़ की। और इससे बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सुधरने वाला है। अब SBI ने इनफैक्ट ये भी कहा है कि जो RBI ने ट्वीकिंग की है वेटेज में, रिस्क वेटेज में हाउसिंग लोन्स के, उसके बाद उनके पास भी रूम क्रिएट हुआ है कि कुछ एक कैटेगरीज में, कुछ एक पॉकेट्स में वो ब्याज की दरें होम लोन्स जो है उसमें भी कटौती कर सकें। So you know that we have cut the rate very aggressively up to 31st July. So as a result of this standard provisioning coming down to 25 basis point, it really does not make much of a difference as far as the rates are concerned. But there may be some tweaking in for the rates for 75 lakh and above, where because of the capital requirement which has been brought down, so there is some impact, and we are considering that and we will announce. लेकिन ओवरऑल जो PSU बैंक्स है ना, उससे लेकर अभी भी स्थिति तो देखिए थोड़ी चिंता की है। हमने मॉर्गन स्टैनली के MD रिदम देसाई से बात की तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि बेसिकली PSU बैंक्स के साथ बड़ी चैलेंज ये है कि ये ना तो मार्केट से फंड्स जुटा पाएंगे, और क्योंकि ये जुटा नहीं पाएंगे या कम जुटा पाएंगे तो इसके चलते इनका मार्केट शेयर जो है वो भी श्रिंक होते जाएगा, क्योंकि ये लेंड भी नहीं कर पाएंगे। PSU बैंक्स को ज़्यादा कैपिटल मिलने वाला नहीं है, सो दे विल लूज मार्केट शेयर टू प्राइवेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक टर्न हो रहा है, क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जा रहा है। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज ऑर्डर बुक की जो रिपोर्टिंग कर रही है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है। और टेलीकॉम में मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है सेक्टर में, उससे लेके आई थिंक अगले 12 से 18 महीने में थोड़ा सा प्राइसिंग पावर वापस आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। ये 2017 की स्टोरी नहीं है, 2018 की स्टोरी है। IT में वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो मुझे लगता है ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली से हमको एक IT का भी बज़ मिल गया था, और IT 2 दिन से लगातार वैसे भी दिक्कतों में चल रहा है। इसके बारे में बातचीत तो करेंगे, लेकिन इस बीच समित चौहान एंजल ब्रोकिंग से मेरे साथ और जुड़ चुके हैं, जिनसे हम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि बाजार इस समय उनको कैसा दिख रहा है। समित, शुक्रिया। पहले तो सोमवार को ना वित्त मंत्री बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक सरकारी बैंक को प्लस करना चाहता हूँ। वो किसको करूँ? सिंडिकेट बैंक का डाटा ये इंडिकेट कर रहा है किसको प्लस करना चाहिए, लेकिन कन्विक्शन ये कहता है कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI को रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गिरावट और बढ़त शायद ज़्यादा नहीं दिखेगी, सेफ्टी यहाँ ज़्यादा है। SBI ठीक है या फिर सिंडिकेट ठीक है? देखिए डिम्पी, फिलहाल तो अगर हम देखें तो हम ये दोनों स्टॉक भी पिक नहीं करेंगे। इनमें अगर कोई हमें इनकरेजिंग स्टॉक लग रहा है तो वो PNB है, जो लास्ट 1-1.5 वीक से कंसर्ट हो रहा है अराउंड 148, 140, 150। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया है। जब भी हम इंट्राडे वीकनेस इसमें देखते हैं, इसमें एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट आता है। यस, देयर इज़ अ हर्डल अराउंड 153, बट हमें बहुत जल्दी लग रहा है कि ये 153 का हर्डल भी ब्रेक हो सकता है। सो एज अ डिस्क्लोजर हमने यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स को भी ये रेकमेंड किया हुआ है। 160 का हमारा नियर टर्म टारगेट है ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। हर एक माइनर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी करके ही हम देख रहे हैं, और अभी एक 145, 146 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल। कैश के गेनर्स को देखते हैं एक बार। इसमें देखिए तिलक नगर तो सुबह से ही अच्छा चल रहा है, अभी भी 17% ऊपर है। आप देखिए, मेरे नाम आता है, आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं इसका। कुछ और काउंटर्स आप सबसे पहले बोलते ही तिलक नगर है यार, लिकर स्टॉक्स। अब देखिए वो है टॉप 3 में। इतनी बड़ी स्क्रीन आपको सिर्फ तिलक नगर ही दिखा, क्योंकि वो 16% ऊपर है। कल भी चल रहा था पूरा लिकर स्टॉक, और आज भी चल रहा है। इसके साथ साथ कोहिनूर फूड्स है जो कि अच्छा चल रहा है। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं। सिटी नेटवर्क्स, इसमें आज सुबह ब्लॉक डील हुई थी। ये काउंटर इस समय करीब 9% ऊपर चल रहा है। और साथ ही कुछ और काउंटर्स में ITI, इस पर खबर आई है कि इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है BSNL की तरफ से। उसके बाद ये भी अच्छा चल रहा है। राकेश, आपने लिकर स्टॉक्स में कुछ ऐड किया है क्या? पायोनियर या फिर तिलक नगर, इन सब में जिस तरह का मूव है, पायोनियर टॉप गेनर है 20% ऊपर,
तिलक नगर भी टॉप 5 में है। देखिए मीर, काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है पायोनियर में, तिलक नगर में, बट मुझे लगता है अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको कैथान एक अच्छे विकल्प लगते हैं और इन दोनों के अंदर मौजूदा स्तरों पर मीर नई खरीदारी की जा सकती है। ठीक है शाइना, एक बार आप अपोलो हॉस्पिटल पे, वैसे मेरे को मालूम है आपका शायद थोड़ा पॉजिटिव व्यू ही होगा, लेकिन आज ना डेरिवेटिव्स का डाटा काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये थोड़ा ऐसा शेयर है कि ज़्यादा सरोकार नहीं है, ना ही जीएसटी से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ना ही और सब चीज़ों से, एक्सपेंशन मोड में है ये भी। कितना फ़र्क पड़ेगा अपोलो हॉस्पिटल में अगर आज हम इस पोजीशन को ले लें और पोस्ट जीएसटी यानी कि 2-3 महीने इसको और रख लें तो? मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जो रिजल्ट्स थे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन ऑन लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है हमको कि क्यों रिजल्ट्स नेगेटिव थे और फ्यूचर में उनका जो एक्सपेंशन है, नंबर ऑफ बेड्स है 12,000 बेड्स है, प्लस इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन एंड एबिटा हो सकता है। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव फॉर द कंपनी। आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स में मुझे दोनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स एज वेल एज फोर्टिस, जो मैं खुद पर्सनली भी होल्ड करती हूँ। बिल्कुल। इस बीच राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मार्केट में वैसे एक्शन कम है, लेकिन देखिए इंट्राडे लो पर ये ज़्यादा टिकता नहीं है, वहाँ से बाउंस दे देता है, कुछ एक पॉकेट्स में काफ़ी अच्छी बाइंग है। आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या है राजेश? देखिए सही कहा आपने, निफ्टी पे अगर आप देखें तो एक दायरे में है, 9630 और 9700 के बीच में घूम रहा है। हमारा अपना अनुमान है कि जब तक 9580 डिसाइसिवली नहीं तोड़ देता है, हम लोग ऐसी कोई मंदी में नहीं है, और ना 9720 के ऊपर क्लोज करता है, तब तक कोई बड़ी तेज़ी इन टर्म्स ऑफ निफ्टी कही जा सकती है, क्योंकि इस रेंज से बाहर निकल रहा नहीं है। इस रेंज से बाहर निकलेगा तभी कोई डायरेक्शन लेगा। तो इस वक्त निफ्टी एक तरीके से नो ट्रेड जोन में कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे बाहर अगर अपने के स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर फोकस रखा जा सकता है। खबरों के लिहाज से कहूँ तो मैक्रो डेटा ठीक ठाक आए हैं। जिस तरीक़ा से आरबीआई की पॉलिसी आई है, तो ये उम्मीद बन सी गई है कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोई रेट कट हो, प्रोवाइडेड मॉनसून सपोर्ट कर दे, और जो किसान आंदोलन वगैरह चल रहे हैं वो उतनी तेज़ी से और ना भड़कें। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन में थोड़ा दबाव देखा जाएगा, जिससे आगे आने वाले दिनों में आरबीआई को सहूलियत होगी। कॉर्पोरेट नंबर्स अगर थोड़े बेटर होते हैं तो ये तेज़ी बरकरार रह सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी बनी हुई है।